Ma'am, can you read the chat box and take questions appropriately? Sir, I request you to also speak about the professional tax aspect. Would we also be added in that? यस मैडम। अभी प्रोफेशनल टैक्स का ऐसा है कि प्रोफेशन टैक्स के एक्ट के हिसाब से हर सोसाइटी को 7.5, इट इज नॉट प्रोफेशनल टैक्स, इट इज प्रोफेशन टैक्स। सो Sorry. प्रोफेशन टैक्स के एक्ट के हिसाब से सोसाइटी को 750 रुपए पर एनम का भरना है। और अपने एम्प्लॉयज अगर उसकी सैलरी एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर जाती है तो भी उसका भी प्रोफेशन टैक्स डिडक्ट करना है। मैनेजर लेवल का टिपिकली जितने भी पोस्ट होंगे जो 7,500 रुपए के ऊपर कमा रहे हैं, 7,500 रुपए या 10,000 रुपए, आई थिंक फीमेल्स का 10,000 रुपया है और मेल्स का 7,500 रुपया, दिस नीड्स टू बी कंफर्म। बट अगर उसका वैसा है तो उसका 2,500 रुपए साल का डिडक्ट करना है और डिवाइडेड बाय 12 months. So the 750, sir, which the society will pay as professional tax, will be charged to the members' maintenance. Yes, when you are preparing budget projection of your society, that is next year's budget projection, so उसके अंदर budget projection में आपके जितने भी खर्चे हैं वो आपको जोड़ना है। जैसे उदाहरण के तौर पे एजुकेशन फंड है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन फंड, जो 10 रुपए के हिसाब से लगता है पर मंथ का हर मेंबर को, पर हम वो बिल में नहीं जोड़ते हैं, हम वो टिपिकली सर्विस चार्जेस के अंदर जोड़ लेते हैं उसे। एंड आई ऑल्सो रिकमेंड कि वो सर्विस चार्जेस के अंदर ही जोड़ लें, बट योर सर्विस चार्जेस बिल शुड बी रिफ्लेक्टिंग ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन योर बजट प्रोजेक्शन रिपोर्ट। तो बजट प्रोजेक्शन में इलेक्शन फंड भी आ गया, प्रोफेशन टैक्स भी आ गया, एनए टैक्स भी आ गया, वगैरह वगैरह, काफी कुछ चीजें उसके अंदर आप आ सकता है। We will take up one more webinar in future detailing only specific to how budget projections are prepared in a society. It is a very technical thing. समझने के लिए उसे लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। ओके, यू हैड ए क्वेश्चन कि पानी का चार्जेस टैंकर का कैसे करना है। अगर पानी टैंकर आया हुआ है सोसाइटी में, तो टैंकर का पानी आप कहाँ उतारोगे? टैंकर से तो डायरेक्टली आप ऊपर नहीं चढ़ा सकते ओवरहेड टैंक में, है ना। तो आप उतारोगे तो मानो आपने सब ग्राउंड लेवल पे उतार दिया, मानो आपने वहां से ओवरहेड टैंक में भी चढ़ा दिया, और अल्टीमेटली वो पानी हर फ्लैट के इनलेट से ही जाना है, ठीक है ना। तो वो टैंकर का पानी हो, बीएमसी का पानी हो या बोरवेल का पानी हो, आप जैसे भी पानी देना है वो पर इनलेट के हिसाब से देना है, क्योंकि उसके अंदर बिजली भी चढ़ने वाली है, मोटर जो ऊपर पानी चढ़ाएगा, वगैरह वगैरह। वो सिक्योरिटी आदमी जो जाके ऑन ऑफ करता है उसका पगार पानी भी उसी में जोड़ दिया जाता है। ओके, सो वी विल बी हैविंग इन फ्यूचर, वेन एवर पॉसिबल वी विल बी हैविंग ए सेपरेट वेबिनार फॉर बजट प्रोजेक्शन under the provision of section 75 read with section 81. These are two combi things which needs to be taken into consideration when we prepare budget projections. Sure, Budget projection sheet also has to be mandatorily given to all the members of the society along with your AGM notice। 14 दिन का जो AGM का नोटिस देते हो तो बजट प्रोजेक्शन शीट भी देना है। There has to be compulsorily an agenda under section 75 provisions of section 75 in the AGM notice agenda to pass budget projections. Without passing budget projections, you will not be able to increase or decrease सर्विस चार्जेस। प्लीज नोट दैट। खाली ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हमारा खर्चा बढ़ गया है तो 200 रुपए इंक्रीज करना है। नो, देयर हैज टू बी ए जस्टिफिकेशन, देयर हैज टू बी ए लूप of justification which should be linked back to the budget projection। अगर बजट प्रोजेक्शन में एक्सेस है, जैसे हम बैलेंस शीट में देखते हैं ना, एक्सेस ओवर इनकम, तो अगर एक्सेस ओवर इनकम है तो आपके पास मैनेजिंग कमेटी के पास में कैन नॉट हैव एनी एक्सक्यूज फॉर इंक्रीजिंग योर सर्विस चार्जेस। तो सिमिलरली बजट प्रोजेक्शन शीट में इफ यू आर शोइंग excess collection over expenditure, then you are not entitled to raise your
service charges, because this is a point of dispute during recovery proceedings before the deputy registrar. And if a proper person raises a proper dispute, the dispute can go to the cooperative court under the provisions of section Yeah. 91. तो काफी कुछ घुमा फिरा के डिस्प्यूट्स हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये हमें कोशिश करना है, ये सब सर्विस चार्जेस को देखते हुए, बजट प्रोजेक्शंस को देखते हुए, ऑडिटेड बैलेंस शीट को देखते हुए वगैरह. द ऑडिटर ऑल्सो हैज टू रिफ्लेक्ट इन हिज ऑडिट रिपोर्ट कि बजट प्रोजेक्शन शीट बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ है, और मेंटेनेंस किस कारण से बढ़ा हुआ है. अगर बगैर बजट प्रोजेक्शन शीट के मेंटेनेंस बढ़ाया हुआ है तो ही हैज टू रिफ्लेक्ट इट सो दैट ऑल मेंबर्स नो कि कानून क्या है. आपको पता है कि एजुकेशन और ट्रेनिंग फंड सोसाइटी का मेंबर से लिया जाता है, जमा किया जाता है. देयर इज ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट परमिटेड बाय द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट. वो आके ये सारी चीजें उसको एक्सप्लेन करना है, उसका दायित्व है. अगर नहीं एक्सप्लेन करता है देन दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग इज एक्चुअली इनफ्रक्टिशियस, or let us say null and void and sort of useless. Okay, should we take up questions of the Ravi Shetty ने एक क्वेश्चन पूछा है कि can a CHS deny parking space to tenants? फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर शेट्टी, ऐसा है कि जो पार्किंग स्पेस है वो पार्किंग स्पेस टेनेंट को अलॉट नहीं किया जाता है. पार्किंग स्पेस अगर बिल्डर ने अलॉट किया हुआ है, आई एम नॉट सेइंग सेल किया हुआ है, अगर बिल्डर ने अलॉट किया हुआ है तो वो फ्लैट ओनर यानी मेंबर का अलॉट किया, बाद में जो मेंबर बनता है और वो मेंबर के पास ही रहता है. अगर सोसाइटी ने अलॉट किया हुआ है मेंबर को तो वो मेंबर को अलॉट किया हुआ है, टेनेंट को नहीं अलॉट किया हुआ है. तो जो टेनेंट पार्किंग स्पेस जो यूज करता है वो किसका यूज करता है, वो मेंबर का यूज करता है, उसको अलग से कोई नहीं है. अगर मेंबर का पार्किंग स्पेस टेनेंट यूज करता है तो ही हैज गॉट एवरी राइट टू यूज इट, एंड सोसाइटी कैन नॉट deny parking to the tenant because that parking is a proxy parking of the member. The tenant is also a nominal member, है ना. आप नॉमिनल मेंबर का फॉर्म भरते हो, मेरे ख्याल से लिव एंड लाइस अपना नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस लागू करने के लिए फॉर्म नंबर 27 और 11 भरना पड़ता है, जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है. 100 रुपए नॉमिनल मेंबरशिप फीस लेती है और 10% नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस लेती है. 10% नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन पार्किंग चार्जेस विच द सोसाइटी लेवीज टू द मेंबर. रवि शेट्टी का दूसरा एक क्वेश्चन है, CHS चार्जिंग शिफ्टिंग चार्जेस फ्रॉम ए टेनेंट. ये मैं ऑलरेडी मेरे प्रेजेंटेशन में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है. Can managing committee collect parking charges from visitors vehicles in society? अभी ऐसा है कि BMC कानून के हिसाब से, DC रूल्स के हिसाब से, सोसाइटी हैज टू कीप 2 to 6 parking depending on the space, 2 to 6 parking spaces for visitors. In this case, society cannot charge parking charges from visitors. That is not the objective of the society also. There are few questions which are not relating to today's topic, so I am not reading it out. There is another question, can society collect separate water charges from garden flat owners who has set a separate water tank for storing water in garden? बॉम्बे में ऐसा कोई फ्लैट है नहीं. मिस्टर पाजारे इज फ्रॉम पुणे, तो वहां पे तो गार्डन फ्लैट से मुझे पता है. और अगर वो गार्डन फ्लैट में उस इनलेट से पानी वो जमा कर रहा है तो वो तो एज इट इज पे कर रहा है, बट दैट दिस रिमेन्स ए पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट कि आप ज्यादा पानी यूज कर रहे हो. Sir, I would like to say something on this. Usually, ma'am. when the builder provides a garden flat, the aspect of water will be required for the garden, so that charges for the water are taken by the builder in the cost of the sale only, because that garden flat cost is also more comparatively to the other flats. If a person is buying a garden flat on the ground floor,
the sale price of that flat will be much more than the flat or other flats which are on the first floor or third, fifth floor. So the component Well, of water price, technically speaking, society is not concerned with what you have paid to the builder. okay, सोसाइटी इज कंसर्न कि मैं आपको क्या दे रहा हूं, मैं आपको बिजली दे रहा हूं, मैं आपको पानी दे रहा हूं, मैं आपको सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा हूं, पानी ऊपर चढ़ाने के लिए बिजली लग रही है, पानी ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर का खर्चा मेंटेनेंस वगैरह भी लगा है पानी ऊपर चढ़ाने के लिए, और वही पानी आप गार्डन में यूज करने वाले हो। तो अगर so वही in, पानी अगर आपका मीटर्ड होता तो आप अप्रोप्रिएट रेशियो में पानी का बिल देते। बराबर है। और अगर आप पानी ज्यादा यूज कर रहे हो, मानो आपके बिल्डिंग में 100 फ्लैट्स हैं, सब 2 BHK फ्लैट्स हैं मानो, और सबको 300 रुपये पानी हर महीने का लग रहा है, ठीक है, और आपके उसी 100 फ्लैट में मानो 10 फ्लैट गार्डन फ्लैट्स हैं, तो आप 300 रुपये में उस गार्डन को भी पानी दे रहे हो, Okay. ठीक है। अब आपका गार्डन तो होगा, छोटा होगा, 50 स्क्वायर फीट का होगा, 100 स्क्वायर फीट का होगा, 200 स्क्वायर फीट का होगा, इजंट इट। तो Yes, sir. आपका पानी का कंजम्पशन भी लिमिटेड ही है। पर आप ये भी मान के चलो कि आपके जो 100 फ्लैट्स हैं बिल्डिंग में, किसी में सिर्फ एक ही आदमी रह रहा है, किसी में 6 आदमी रह रहे हैं, है ना। तो म्युनिसिपल लॉज के हिसाब से कैसा है कि म्युनिसिपैलिटी बोलती है कि भाई आपके फ्लैट में कितना भी कोई भी रहने दो, हम आपको पानी किस हिसाब से कनेक्शन देते हैं, 150 लीटर ऑन एन एवरेज ऑफ 5% पर यूनिट। मतलब आप अभी ये लेटेस्ट पानी का जो कंजम्पशन कैपेसिटी जो म्युनिसिपल BMC ने दिया मुंबई में, पुणे का मुझे ज्ञान नहीं है, तो उसके हिसाब से आपको पानी का चार्जेस दिया जाता है। और अगर आप उसके ऊपर यूज करते हो, मानो 750 लीटर पर फ्लैट इंटू 100 इज इक्वल टू 7.5 किलोलीटर हुआ। अब उसके ऊपर यूज करते हो तो मुंबई शहर में टेलीस्कोपिक पानी का चार्जेस का प्रोविजन दिया हुआ है। मतलब आपने अगर 10 के यूज कर लिया, 10 किलोलीटर यूज कर लिया, तो 750 का अगर 100 रुपए के हिसाब से ले रहे थे, तो आप 10 किलोलीटर का 200 रुपए के हिसाब से लेंगे, 300 के हिसाब से लेंगे, तो वो चार्जेस बढ़ते जाते। जैसे आपके बिजली के बिल में अगर आपका LT1 का मीटर है या जो भी मीटर है, तो उसमें बिजली के बिल में आपको लिखा हुआ है कि इतने से इतना मीटर रीडिंग होगा तो ये चार्जेस लगेंगे, इतने से इतना होगा तो ये चार्जेस। तो आपका टेलीस्कोपिक चार्जेस बिजली के बिल में भी है और सेम टू सेम पानी के लिए भी है। और जितना मुझे ज्ञान हुआ है, पता चला है बातचीत से अथॉरिटीज के साथ में, यही चीज वो प्रॉपर्टी टैक्स में भी अभी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जिससे जितना बड़ा बड़ा फ्लैट होता जाएगा उतना आपका टेलीस्कोपिक प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ते चला जाएगा। दिस इज इन द पाइपलाइन। इन फ्यूचर वी में एक्सपेक्ट दिस थिंग ऑल्सो कि आपका 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट है तो आपको 100 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, लेकिन अगर आपका 750 का है तो रेशियो वाइज 100 रुपए के हिसाब से नहीं लगेगा, अब वो 300 रुपए के हिसाब से लगेगा। Sir, These another are question is, modalities which the authorities sit in a think tank, और फिर वो देखते रहते हैं कि हम कहाँ से चार्जेस बढ़ाएं, कैसे हम पब्लिक को स्क्वीज करें, कैसे हम अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, उनके भी अपने अपने फंड आए खर्चे हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर। कुछ सर एक गलत है, क्वेश्चन है कुछ सही है, बट है। यस मैम। कि अगर जो ये अपनी जो गार्डन की बात हो रही है, तो कैन द गार्डन फ्लैट ओनर रिक्वेस्ट फॉर अ NOC फ्रॉम द सोसाइटी एंड टेक अ सेपरेट कनेक्शन टू वाटर द गार्डन फ्रॉम द कॉर्पोरेशन ओनली? देर इज ए प्रोविजन ऑफ टेक डाउन अ मीटर इन द म्यूनिसिपल, कम से कम बॉम्बे में तो है। तो जैसे आपको एक्सेस कंजम्पशन है, आप सोसाइटी का NOC लेके BMC में अप्लाई कर दो, ऊपर की टंकी से आपको एक अलग से पाइपलाइन आ जाएगा। या अगर आप ये प्रूव करो कि सोसाइटी की बिल्डिंग में ऊपर 5,000 लीटर के और टंकी रखने का प्रोविजन एक आर्किटेक्ट सर्टिफाई करता है कि ठीक है भाई आपका स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, 5,000 की टंकी एक्स्ट्रा रखने का प्रोविजन है, आप अपना टंकी रखवा लो। ये सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। BMC हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट यानी पानी डिपार्टमेंट, हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट मीन्स पानी का डिपार्टमेंट में अलग अलग क्राइटेरिया उसके अंदर कि आप ये करना है, पानी का एक्स्ट्रा टैंक है तो ये चीज आप सर्टिफिकेट लेकर आओ, सोसाइटी का NOC लेके आओ, एक्स्ट्रा पानी की टंकी डालो ऊपर, और वो आप करो, उसका मीटर का चार्जेस अलग लगेगा। बट इट इज प्रोविजन इज देयर, यू कैन डू इट। Okay.
सर अभी ये बॉम्बे की बात हो गई, पूना में पानी की टंकी लगाने की जरूरत नहीं है। गार्डन फ्लैट है यूजुअली मोस्टली ऑन ग्राउंड फ्लोर्स, तो डायरेक्टली पाइप आ गया, उधर नल बिठा दिया, जब कॉर्पोरेशन का पानी आएगा चालू कर दिया, तो टाकी भी पुणे उधर। में मैंने देखा हुआ है कि कुछ बिल्डिंग में एक शेफायर करके कॉम्प्लेक्स है वाकड़ या कहीं पे भी, मैं गया था एक बार। उनका 200 स्क्वायर फीट का उनको गार्डन टेरेस दिया हुआ है हर फ्लैट को। हर फ्लैट में मेजर फ्लैट्स को। ओके। तो आपके फ्लैट है, इसको हम पॉकेट टेरेस बोलते हैं, प्राइवेट टेरेस। तो अपने फ्लैट के अंदर से ही जाके उसमें चलना है। तो उसमें आप अपना गमला रख लो, डब्बा रख लो, प्लास्टिक की थैली रख लो, छोटे मोटे वेजिटेबल गार्डन कर लो, एंड यू कैन डू इट. So the builder appropriately makes those terrace gardens in such a way कि it is literally waterproof और पानी नीचे नहीं जाता है। पर ऐसे केसेस में आप बायलॉज को अमेंड कर सकते हो। अगर आप जैसे कि फजारे साहब ने बोला कि भाई उसका अलग से पैसा ले सकते हैं क्या, ले सकते हो, लेकिन अप्रोप्रिएटली आपको उसमें बायलॉज में अमेंड करना होगा और जनरल बॉडी का कंसेंट लेने के बाद में फिर ही आप ये चीज कर सकते हो। आपको जो भी टेढ़ा मेढ़ा काम करना है सोसाइटी में, टेढ़ा मेढ़ा का मतलब लीगली, हर चीज टेढ़ी मेढ़ी विथ लूपहोल्स भी होती है। तो अगर कुछ एडिशन करना है तो द लॉ प्रोवाइड्स, सेक्शन 13 रेड विथ रूल 12 है शायद, उसमें आप बायलॉज को अमेंड कर सकते हो। आप हर 6-6 महीने में बायलॉज अमेंड कर सकते हो, अप्रूव कराओ, रजिस्टर कराओ और लागू करो उसकी चीज को। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। कानून बोलता है ये। आप ऐसा नहीं है कि मॉडल बायलॉज लेकर आए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से पब्लिश किया हुआ, या कोई एसोसिएशन ने बायलॉज पब्लिश करके दे दिया आपको, या कोई फेडरेशन ने दे दिया तो वही एक पूरा बाइबल बन गया आपके लिए। नहीं, वो बायलॉ को पूरा फाड़िए, कचरे में डालिए, आप अपना खुद का बायलॉज आप कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो। लॉ वो कहता है, रूल नंबर 9 कहता है कि बायलॉज आप अपना खुद बनाओ और वही बायलॉ आपका फाइनल रहेगा। उसमें आप अमेंड करते जा सकते हो, जितना मर्जी है अमेंड करते सकते। रजिस्ट्रार हैज गॉट नो पावर, रजिस्ट्रार हैज गॉट नो पावर टू से कि मैं ये बायलॉज मॉडल बायलॉज के हिसाब से नहीं है, इसके लिए मैं इसको अमेंड नहीं करूंगा। अगर वो लेजिटिमेट है, बीएमसी एक्ट के कंप्लायंसेस में है, एमआरटीपी के कंप्लायंसेस में है, फायर एक्ट के कंप्लायंसेस में है, एमसीएस एक्ट रूल्स के कंप्लायंसेस में है, he has to accept it. There is no option for him to say कि नहीं नहीं ये मॉडल बायलॉ में नहीं, इसके लिए मैं इसको अलाउ नहीं करता। अगर लीगली परमिटेड है वो चीज, बायलॉ में अमेंड करो सब। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, देयर आर सेवरल सोसाइटीज हु आर डूइंग इट। सो फजारे साहब का क्वेश्चन का ऐसा आंसर है कि अगर आपको सेपरेट वाटर चार्जेस लेना है, मीटिंग कॉल करो जनरल बॉडी की, प्रॉपर नोटिस एजेंडा दो, प्रायर नोटिस एजेंडा दो 14 दिन का, 14 डेज का, डिस्कस करो जनरल बॉडी में, पास करो, रिकॉर्ड करो और चालू कर दो अपना लेवी करना चार्जेस। ओके सर। देयर इज ए कमेंट बाय मिस्टर सार्थक मिर्जी. You mentioned about 0.25% as sinking fund and 0.75% as repair fund. He says this is the minimum. Minimum होगा. We are just sharing whatever knowledge we have today as per the bylaws. We are not debating over here. We are not arguing over here. These are things which are a natural thing, which is applicable. We are picking up that knowledge from somewhere and we are sharing it with our friends over here. And the same will be carried forward in our video recording also. He has another question. How a sinking fund and repair fund can be used? The entire sinking fund, the entire repair fund can be utilized in the manner as may be decided with a prior notice agenda, जनरल बॉडी नोटिस एजेंडा। डिस्कस करो कि साहब हमारी लिफ्ट गिरने वाली है, 20 लाख का खर्चा है, हमारे पास सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड में 25 लाख पड़ा है, तो उसमें से हम निकाल देते और जमा कर देते, ये खर्चा यूज कर लेते। परमिटेड। आपकी सोसाइटी की कंपाउंड वॉल गिर रही है, यूज कर लो। आपका मेजर सिविल रिपेयर्स करना है, बिल्डिंग का प्लास्टर तोड़ना है, पेंटिंग करना है, इलेक्ट्रिकल का पूरा लाइन चेंज करना है, प्लम्बिंग का पूरा लाइन चेंज करना है, टेरेस का रिपेयर करना है, ओवरहेड पानी की टंकी निकाल के उसको प्रॉपरली करना है। अगर सिंकिंग फंड रिपेयर फंड में पैसा है तो उसको यूज करो, मेंबर को बर्डन मत करो। इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले मेरे प्रेजेंटेशन में ये बताया
कि अगर एक सोसाइटी बोलती है कि 40 बरस पहले हमने 200 रुपया पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हिसाब से सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड लिया, आज भी हम वही लिए जा रहे हैं। अब आप टंकी का रिपेयर जब कराते हो या लिफ्ट बदली कराते हो या कंपाउंड वॉल चेंज करते हो या रिपेयर करते हो, तो वो क्या 200 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। बट वो पैसा अगर हर 2 साल में रिवाइज करते हुए आप सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड में जमा करते हो, फंड है वो, लोगों का पैसा डिपॉजिट है आपके सोसाइटी में, इट इज नॉट ए सर्विस चार्जेस। ओके, वो कोई पैसा रूटीन सर्विस और मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। तो फंड आप ज्यादा अगर जमा कर लेते हो, नॉट 0.25 से ज्यादा मत करिए, 0.75 से ज्यादा मत करिए, पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को इंक्रीज करिए और वो पैसा सोसाइटी में जमा करिए ऐसे ही इवेंचुअलिटी को। नहीं तो 20 साल के बाद में जब आप कहते हो कि हमारे को मेजर रिपेयरिंग करना है, उसमें 1 करोड़ का खर्चा है, मेंबर से मांगोगे। अगर 100 फ्लैट है तो 1 करोड़ का खर्चे में कितना हो गया? 1-1 लाख रुपया हो गया, शायद 1-1 लाख। आई एम नॉट वेरी गुड एट मैथ्स। पर एक गरीब आदमी है सोसाइटी में, वो बोलता है मैं 1 लाख रुपए में नहीं दे सकता हूँ। पर अगर आप उसे धीरे धीरे हर महीने इतने सालों में लेते जाते हो तो उसे पता नहीं चलता है। द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से इसके उसको नहीं पता चलेगा, लेकिन उसका पैसा जमा हो जाता है एंड ही कैन अफोर्ड टू गिव यू एवरी मंथ छोटा छोटा अमाउंट। सो दिस इज द मैनर यू कैन यूज विथ ए प्रॉपर नोटिस एजेंडा इन ए जनरल बॉडी मीटिंग। जो भी अगर जनरल बॉडी मीटिंग में डिसाइड होगा, आप उस चीज के लिए यूज कर सकते हो। टू द एक्सेप्शन, मतलब रूटीन सर्विस और मेंटेनेंस के लिए आप नहीं यूज कर पाओगे। इधर इज ए क्वेश्चन बाय मिस्टर जयंतीलाल शाह। If builder gives maintenance bill to flat owners before OC, whether society can charge from flat owners previous old bill of builder maintenance? सर ऐसा है कि सोसाइटी मानो 1 जनवरी 2020 को रजिस्टर हुई, तो देर इज ए थिंग कॉल्ड प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लाइबिलिटी, रिकवरेबल लाइबिलिटी वगैरह। तो वो लाइबिलिटी मेंबर और सोसाइटी के बीच में 1 जनवरी 2020 से ही शुरू होती, उसके पहले से शुरू नहीं हो सकती है। अब उसके पहले का प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ में था, लाइबिलिटीज किसके साथ में था? वो बिल्डर के साथ में था। तो अगर अनिल शर्मा फ्लैट में रह रहा है, 4 साल से सोसाइटी रजिस्टर नहीं हुई कोई कारण से, और वो बिल बिल्डर को दे रहा है, और किसी कारणवश उसने पिछले 4 साल से मेंटेनेंस बिल बिल्डर को नहीं दिया और बिल्डर ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो वो बिल्डर का बिल सोसाइटी 1 जनवरी 2020 के बाद से रिकवर नहीं कर सकती। इसके लिए भी एक हाईकोर्ट का जजमेंट है। आई थिंक आई मे बी एबल टू देयर इज अ जजमेंट राइट नाउ, आई एम फाइंडिंग इट, आई एम नॉट फाइंडिंग इट। ओके, सो द कंक्लूजन इज कि सोसाइटी रजिस्टर होने के बाद में सोसाइटी बिल्डर ड्यूज मेंबर से रिकवर नहीं कर सकती, बट द बिल्डर कैन रिकवर इट फ्रॉम द मेंबर विद इन ए लिमिटेशन पीरियड ऑफ 3 years. There is another question: is there a concept of sinking fund certificate, and can the seller member use this for getting additional amount from the buyer? So is the sinking fund certificate to be issued each year to very existing member? सोसाइटी में इश्यू है सिंकिंग फंड सर्टिफिकेट और ए रिपेयर फंड सर्टिफिकेट। जो भी सेलर बायर के बीच में जो टर्म्स कंडीशन होता है वो इंटरनल है, सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब खरीदार बायर सोसाइटी का मेंबर बनता है, तो सिंकिंग फंड रजिस्टर में जो भी अमाउंट उस फ्लैट के अगेंस्ट में दर्ज है, रिपेयर फंड के रजिस्टर में उस फ्लैट के अगेंस्ट में दर्ज है, उस मेंबर के नाम के अगेंस्ट में दर्ज है, ये कहना गलत है। सिंकिंग फंड दर्ज है उस फ्लैट के अगेंस्ट में। तो जैसे फॉर्म नंबर आप 21 और 23 जब आप सोसाइटी को भर के लेते हो, बायलॉ फॉर्म नंबर, मेंबरशिप ट्रांसफर फॉर्म, तो उसके अंदर आप ये भी लिखते हो, और इवन इन द सेल एग्रीमेंट ऑल्सो यू राइट कि मेरे सारे लाइबिलिटीज, मेरे सारे एसेट्स जो है
वो नए बायर को ट्रांसफर कर दिया जाए। देयर इज ए क्वेश्चन बाय मिस्टर जिंदाल, refund of sinking fund plus interest from resigning member means that member who sell his flat, if yes, then incoming member will have to contribute the same. अभी कैसा है कि सेक्शन 25 एमसीएस एक्ट के अंडर में अगर आप मानो एक मेंबर हो, पहले से आप सोसाइटी के एक मेंबर हो और आपने 25 बरस तक सिंगिंग फंड और रिपेयर फंड सोसाइटी के खाते में जमा किया, इट इज ए फंड, एज आई टोल्ड यू, इट इज नॉट ए चार्जेस। वो फंड आपके बिहाफ में सोसाइटी के खाते में जमा है। सो अगर सेक्शन 25 के अंडर में आप सोसाइटी से नाराज हो जाते हो विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशंस कि भाई सोसाइटी घोल घपाला कर रही है, फंड्स पे मेरा पैसा खा रही है, मुझे हैरान परेशान कर रही है, एंड बिकॉज एमसीएस एक्ट में मेंबरशिप इज ए वॉलेंटरी थिंग, इट इज नॉट ए मैंडेटरी और ए कंपल्सरी थिंग। तो आप सोसाइटी से रिजाइन कर सकते हो यूजिंग पैरामीटर्स ऑफ सेक्शन 25 और सोसाइटी को एप्लीकेशन दे सकते हो कि मेरा शेयर मनी वापस करो मुझे, क्योंकि मैंने रिजाइन कर दिया, मुझे तुम्हारा मेंबर नहीं है, तो मेरा जो शेयर कैपिटल पड़ा हुआ है तुम्हारे खाते में, शेयर कैपिटल तो परमानेंटली पड़ा है ना, तो वापस करो। वो वापस आ जाता है। मेरा फंड पड़ा है तुम्हारे पास में, वो वापस कर दो अगर पड़ा हुआ है। तो अगर यूटिलाइज हो गया तो आपके सिंकिंग फंड रिपेयर फंड के रजिस्टर में आपको एंट्री करना है। 20 बरस तक आपके सिंकिंग फंड रजिस्टर में मानो 2 लाख रुपए जमा है और जनरल बॉडी के रेजोल्यूशन में ये पास हो गया कि भाई सिंकिंग फंड एंटायरली पूरा यूज कर दो, तो आपका सिंकिंग फंड रजिस्टर में आपका खाता एम्प्टी हो गया। वहां पे आपको नोट करना है कि सिंकिंग फंड अप टू ईयर हैज बीन यूटिलाइज्ड वाया जीबी रेजोल्यूशन नंबर सो एंड सो। तो अगर सिंकिंग फंड यूटिलाइज हो गया तो ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिफंड, अगर यूटिलाइज नहीं हुआ है तो इज एंटाइटल्ड टू रिफंड। और जो नया इनकमिंग मेंबर आता है, ही इज एंटाइटल्ड टू पे द सिंकिंग फंड इन हिज ओन मेंटेनेंस बिल, और उसको पुराना सिंकिंग फंड जो रिजाइन मेंबर ले गया, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि नया इनकमिंग मेंबर से दिया जाए। ये क्वेश्चन काफी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी आते हैं कि नया मेंबर आएगा तो उसको सिंकिंग फंड का इक्वल कंट्रीब्यूशन उधर जमा करना है। वैसा कुछ भी नहीं है, दैट इज टोटली इलीगल। आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस थिंग कि कमर्शियल फ्लैट ओनर्स को आप अलग से चार्ज नहीं कर सकते हो। रेसिडेंशियल फ्लैट है, कमर्शियल ऑफिस शॉप से, सबका इक्वल मेंटेनेंस है। ये भी उस हाई कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है। ओके, एक दूसरा क्वेश्चन है, बायलॉज या कौन सा सेक्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि मेंबर से आप गेट टुगेदर फंड इस्तेमाल कलेक्ट नहीं कर सकते हो? अगर आप बायलॉ नंबर 5D देखते हैं, उसमें एक बहुत स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है कि आप सर्टन चीजों के लिए मेंबर से पैसा आप जमा कर सकते, दैट इज इन द बायलॉज, एंड ऑल मेंबर्स हैव अंडरटेकन टू अबाइड बाय द बायलॉज। पर कुछ कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार्स एंड अदर एक्टिविस्ट आर प्रोपोगेटिंग कि भाई गणपति का पैसा नहीं ले सकते हो, वगैरह वगैरह नहीं ले सकते हो। दैट इज ए फैक्ट ऑल्सो, बट यूजिंग दिस 5D यू कैन हैव व्हाट इज कॉल्ड एज नॉन रिलीजियस कलेक्शंस। नॉन रिलीजियस में जैसे कॉमन इवेंट्स हो गए जो हर कम्युनिटी, हर रिलीजन पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे मैम ने बताया, क्या बताया, 26 अगस्त हो गए, 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, एंड सिमिलरली। बट करेंटली डेप्यूटी रजिस्ट्रार्स आर नॉट अलाउिंग funds to be collected in name of religious festivals. There is another question in the chat box. Annual limit of expenditure without approval of GB is 1 lakh rupees. How this limit is monitored? Okay, this is an interesting question. It will take maybe a minute or two to explain. अगर आप अपना बैलेंस शीट पिकअप करोगे, उसके साथ में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट आता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको टिपिकली हम रेफर करते हैं। तो इन हाउसिंग सोसाइटीज
The auditor refers it as INE, income and expenditure. Expenditure side में there are maybe about 20 odd heads, which includes electricity, which includes salary, लिफ्ट का है, इंश्योरेंस का है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह. तो मानो अगर 20 हेड्स है, तो उस 20 हेड्स को खर्चा करने के लिए भले कितना भी अमाउंट क्यों ना हो, मैनेजिंग कमेटी को किसी भी प्रकार का किसी से भी कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है. इस हेड्स को छोड़ के अगर कोई और नया हेड आ रहा है, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक हेड है, उसके अंदर 5 लाख का एक्सपेंडिचर चाहिए. अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड में क्या आ गया? पानी का मोटर खराब हो गया, उसका खर्चा आ गया. एएमसीज वगैरह आ गए, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर लिफ्ट हो गए, फॉर एसटीपी प्लांट्स हो गए, गार्डन का हो गया, वगैरह वगैरह. तो ये सब चीजों का कितना भी अमाउंट हो, मैनेजिंग कमेटी को परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है. ये 1 लाख रुपए का लिमिट उस पर लागू नहीं करता है. पर इसके अलावा अगर और कोई खर्चा करना है तो मे बी 1 लाख रुपीज का लिमिट लागू पड़ जाता है. पर अगर मैनेजिंग कमेटी ने इस बायलॉ का उल्लंघन करते हुए 1 लाख रुपए से ज्यादा का भी खर्चा कर दिया और वो सोसाइटी के हित में है, इंटरेस्ट में है, बेनिफिट के लिए है, देन ऑल्सो इट इज नॉट एन ऑफेंस. बिकॉज सेक्शन 77 में ये एक है कि अगर आप उस खर्चे को अलाउ करते हो, जस्टिफाइड करते हो, बिल है प्रॉपर, मैनेजिंग कमेटी ने पास किया हुआ है, सब्सिक्वेंटली जनरल बॉडी ने उसे रेटिफाई भी कर दिया हुआ है, कर देती है, उस खर्चे का प्रॉपर जस्टिफिकेशन है, बिल है, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स है, टेंडर्स वगैरह वगैरह जो भी कुछ है, देन दैट इज अ लेजिटिमेट एक्सपेंस डन फॉर द सोसाइटी. So such limits will not be applicable over there. Many things in the bylaws are infructuous. But if you go to see the act, MCS Act, उसके अंदर कई चीजें बायलॉ को ओवरराइड करती है. जैसे बायलॉज में लिखा हुआ है कि सोसाइटी से कुछ मांगना है तो 10 रुपए का पर पन्ना देना है, लेकिन अमेंडेड रूल्स के अंदर सिर्फ 2 रुपए पर पन्ना लिखा हुआ है. तो बायलॉज को ओबे करना है क्या रूल्स को ओबे करना है? ऑब्वियसली बायलॉ को फाड़ो, कचरे की पेटी में डाल दो, क्योंकि आपको रूल्स ओबे करना है. बायलॉज, इस तरह के बायलॉज विच आर अगेंस्ट द रूल्स एंड विच आर अगेंस्ट द एक्ट हैव गॉट नो वैल्यू. वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि बायलॉ हैज ओनली ए परस्यूसिव पावर, लीगली इट हैज लिटरली नो एनफोर्सिबिलिटी. जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया है तो बाकी कुछ बचता नहीं उसके अंदर. अंडर विच सेक्शन सोसाइटी कैन नॉट पे द लीगल फीस. लीगल फीस जो खर्चा करती है सोसाइटी, मानो 100 रुपए का लीगल फीस खर्चा किया हो और मानो आपके बिल्डिंग में 100 फ्लैट्स हैं, तो वो लीगल फीस हर किसी को 1 रुपए के हिसाब से इक्वली चार्ज करना है. लेकिन अगर वो लीगल फीस आप सिर्फ और सिर्फ अनिल शर्मा के खाते में आप चार्ज करते हो, दैट इज टोटली इलीगल, नॉट अलाउएबल. रिकवरी प्रोसीडिंग्स में भी वो अलाउ नहीं होता है. Sir, I have a question. In case in some society there is a play area and the managing committee decides to build a temple, for example, then to the expenses that are incurred on that temple, can it be charged in the maintenance bill? And does permission from the corporation or anybody required to build that temple? Because it's not there in the builder's plan. Okay. So the temple is going to be built by the builder or by the society? By the society after formation. After formation. By making a part of the play area of the children. Okay. तो जो प्ले एरिया है, रिक्रिएशनल ग्राउंड जो डिफाइंड है बीएमसी के लेआउट प्लान में आपके प्लॉट के लिए, उसको आप चेंज भी कर सकते हो, चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते हो, और चाह कर भी बीएमसी आपको इस चीज के लिए परमिशन नहीं दे सकती है, क्योंकि आप टेम्पल बिल्ड करोगे. टेम्पल इज अल्टीमेटली ए ब्रिक एंड मोटर कंस्ट्रक्शन और उसको एफएसआई कंजम्पशन लगता है. टेम्पल बिगर एफएसआई का कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो आप, और स्पेशली आरजी एरिया, रिक्रिएशनल ग्राउंड एरिया में आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. दैट इज अगेंस्ट, टोटली अगेंस्ट द डीसी रूल्स एंड द एमआरटीपी एक्ट आल्सो. But if it is done, then can any flat owner take objection on that? Yes, any flat owner नहीं, कोई भी ऑब्जेक्शन ले सकता है. बॉम्बे में अगर बना हुआ है, आप पुणे में बैठ कर भी उसको सुमोटो एक्शन के लिए आप जोनल कमिश्नर को आप लिखो, डिप्यूटी कमिश्नर को, म्यूनसिपैलिटी को, कि भाई ये हुआ है, आप इस पे कार्रवाई करो. ही इज बाउंड टू टेक एक्शन. ये जरूरी नहीं है कि आपका मेंबर ही होना, कोई नहीं, पब्लिक मेंबर. अगर कानून का वायलेशन हुआ है, if the law has been violated, it is not necessary that you be a member.
of that particular organization, society, or association, or whatever. Because it is affecting the general public also. आपने Yes. मंदिर बनाया हुआ है, मुझे भी मंदिर बनाने दो, मेरे को भी मस्जिद बनाने दो, मस्जिद को भी चर्च बनाने दो, मेरे को भी क्लब हाउस बनाने दो, मेरे को भी ये बनाने दो. तो एमआरटीपी का वॉल्यूशन करते करते सब बनाते जाएंगे. ऐसा नहीं होता ना, कानून कायदा भी तो कोई चीज होती है मैडम. बराबर है सर. थैंक यू सर. Always welcome, ma'am. Okay, make it very short, Mr. Kapadia. Very short question. Yes, please. See, you discussed about the sinking fund, madam. A sinking fund से पैसा withdraw किया है without proper resolution of the AGM, which is criminal breach of faith, which I know. They withdrew more than the amount that was there in the sinking fund, thereby making the sinking fund negative, saying that it is against future receipt. According to me, that is not valid. So under what section and provisions the managing committee can be charged? Hemant sir, can you highlight something on this? Because see, sinking fund, you can only use what amount is lying in the sinking fund. You cannot overboard go and use funds which are not there in the sinking fund. You cannot use Correct. something which is abstract. And again, future receipt, you cannot use funds of taking money, thinking, okay, this money which will come, we can use Right, madam. funds. Right. And then that is totally illegal. बढ़िया साहब, ऐसा है कि सिंकिंग फंड आपका बैंक में 100 रुपया पड़ा हुआ है ना? आपके बैंक में, सोसाइटी के बैंक में 100 रुपया सिंकिंग फंड पड़ा हुआ है, और आप कह रहे हो कि 100 रुपए से ज्यादा विड्रॉ कर लिया. करेक्ट. प्राइवेट बैंक है, मतलब क्या मारवाड़ी खाता है कि किराने की दुकान है कि क्या बैंक, कहाँ पे जमा कर रखा है पैसे आपने? नहीं, अकाउंट्स में नेगेटिव बैलेंस दिखा दिया सिंकिंग फंड में. मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए सर जी. बैंक में 100 रुपया पड़ा हुआ है और आप कितना ज्यादा विड्रॉ करना चाहते हैं? यू कैन ओनली विड्रॉ 100. सो फर्स्टली चलो ये हो भी गया. मानो अपने अकाउंट्स को फर्ज करके, मिस्टेक करके, जानबूझ के या इनएडवर्टेंट मिस्टेक कर दिया है ना, और अकाउंट में आपने शो भी कर दिया कि भाई 100 रुपए की जगह में 200 रुपए यूज कर लिया. अब 200 रुपए बाकी जो 100 रुपया वो आया कहाँ से यूज करने के लिए? चलो मानो हो भी गया, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पकड़ के बोलते वो हो गया. आपको, आपका ये इंटरेस्ट है कि सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के ऊपर क्या कार्यवाही होगी. तो अब उसमें ऐसा है कि अगर ये डिटरमाइन करना है कि हुआ है या नहीं हुआ है, तो 89A, एक सेक्शन है 89A एमसीएस एक्ट में जो इंक्वायरी के लिए है, तो अर्जी करिए 100 रुपए का कोर्ट फीस लगा के. Sir, auditor has already said that there is a shortfall. Auditor has put in the report. Let me complete. I am not. तो आप 89 में इंक्वायरी करवाइए और इंक्वायरी ऑफिसर को ये बोलने दीजिए कि भाई ये चीज ज्यादा खर्चा हुआ है, या तो आप 81(6) के अंडर में री ऑडिट करवाइए. और अगर ऑडिटर ये बोल चुका है, जैसे कि आपके केस में है, तो आप डीआर साहब के पास में, डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में, आप 83 के अंडर एक एप्लीकेशन करिए 100 रुपए का कोर्ट फी लगा के कि साहब ये हुआ है, इस पे कार्यवाही करो और ये पैसा वसूली करा जाए, क्योंकि ये सोसाइटी का पैसे का नुकसान हुआ है. सेक्शन 88 में प्रोविजन है कि अगर आपने सोसाइटी के पैसे का नुकसान किया हुआ है तो वो मैनेजिंग कमेटी से वसूली करने का प्रोविजन है. वसूली नहीं हो पाएगा तो मैनेजिंग कमेटी का उस मेंबर का फ्लैट ऑप्शन करने तक का भी प्रोसीडिंग्स कर सकते हो आप. नथिंग बिग इन दैट, प्रोसीजर वाइज इट कैन बी डन. एनीवे, विल टेक अप नेक्स्ट क्वेश्चन. मिस्टर किंजल, ओके, वन शॉर्ट क्वेश्चन प्लीज. सर, सिंकिंग फंड के लिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है बॉम्बे में हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? आपने कुछ बताया 2600 रुपया आपने एक जनरल गिना हुआ है वेस्टर्न सबब के लिए. मैं सेंट्रल सबब के लिए कितना गिनना चाहिए? Architect certificate. You will have to get an architect certificate who will give you a certificate stating what will be the construction cost for the central area. Okay. That And was what a can be hypothetical the exam. Okay. And can it go down? यानी एक बार हमारी सोसाइटी ने 3000 रुपया चल रहा था, उसको अभी 2000 कर दिया क्योंकि उनको वो जीएसटी बचाना था, इसके लिए उन लोग ने उसको कम कर दिया, बोला कि भैया 7500 के ऊपर. We cannot decide. The architect will say the cost in his certificate. Certificate under his seal and signature. We cannot determine or tell him कि 10 रुपया बढ़ा दो या 15 रुपया कम कर. That's not in our hands. He will be the deciding factor. Whatever he gives on his certificate will be final. Then whether he gives So I 5,000. can challenge it. So can I challenge it to? How will you challenge it and why should you challenge it? No, That they is have the cost. revised. You can take it from 2 people. Get 2 architects. See which 2 architects are giving you what cost as per that area.
they may differ on their own, but it will not be. It will be somewhere near about that only. One may give you 2,500, the other might give you 2,700. No, madam. Managing committee has already done reduction in the construction cost. They had reduced the cost by 1,000 ruपीज, 3,000 का 2,000 कर दिया और सिंकिंग फंड कम कर दिया. बोला जीएसटी नहीं लगे उसके लिए हम लोग ने ये कम कर दिया. ऐसा करके They उन can't लोग do that. That is illegal. So- It is fraud. इट्स फ्रॉड ना. Just because they want to fraud the government can take action against them. You can raise it with the GST department. That because they don't want to pay the GST, they are cheating the government. आ जाएंगे GST वाले उनके पीछे. नहीं, कंस्ट्रक्शन right, कॉस्ट sir. के लिए मुझे आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट लेना है. Yes. ओके ओके. I'm correct, Hemant sir? What is your name, please? Jayanti Lal Shah. ठीक है, Mr. Shah. Please go ahead. One short Sir, question, please. we have got a clubhouse and the federation is registered with the registrar. And since 9 years, they haven't given any audited report. So, and plus they are charging every yearly from us, from our society. So, can we do any action? Because there is no audited report since last 9 years. It Yes, is of a course. registered Why not? Why federation. not? You have every What right. All action? the societies, फेडरेशन तो सोसाइटीज की होती है, करेक्ट है? Correct, yes. हाँ, तो सारी सोसाइटीज में एक रेजोल्यूशन पास कर लो कि हम फंड देना बंद करते हैं फेडरेशन को. यू कैन डू दैट. Can we do it personally? इंडिविजुअली यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आप 89A का एक एप्लीकेशन फाइल करो. मैंने थोड़ी देर पहले ये भी बताया है कि अगर कानून का कोई भी वायलेशन होता है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उस संस्था के मेंबर हो, है ना. आप नहीं भी हो तो भी आप कर सकते हो. मुझे भी अगर ऐसा लगता है कि मेरे पास कंप्लीट इंक्वायरी है, मेरे पास वक्त है, तो मैं भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूँ. उसको वो जो रजिस्ट्रार है उसको सू मोटो कार्यवाही करना है. सू मोटो का मतलब हो गया कि वो हमारी अर्जी पढ़ेगा, फिर उसको लगेगा, उसको उसकी इच्छा होगी कि इस पे कार्यवाही हो सकती है. उसको लगेगा कि हाँ ये वायलेशन हुआ है, इसमें इन्होंने कुछ सपोर्टिंग जोड़ा हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसके ओपिनियन में ये लगता है कि कानून का उल्लंघन हुआ है, तो वो इंक्वायरी लगा देगा. उसको सू मोटो बोलते हैं. आप कर सकते हैं. नो इश्यूज ऑन दैट. और सर, फेडरेशन के और सोसाइटी के बायलॉस, रूल्स, रेगुलेशन अलग अलग रहते हैं कि बोथ आर सेम? Like सोसाइटी का clubhouse. बायलॉस अलग रहता है और फेडरेशन के बायलॉस टोटली अलग रहते हैं. ओके, तो उसमें तो चेंजेस कर टोटली अलग सकते हैं? है. चेंजेस कर सकते हैं उसमें कुछ के, लाइक आपने बोला ऐसा? या यस, अगर एक्ट में प्रोविजन है अमेंड करने का, रूल 12 में रेड सेक्शन 13 रेड विथ रूल 12 में अमेंडमेंट करने का प्रोविजन है. अगर प्रोविजन है, कानून में प्रोविजन है, तो व्हाई नॉट. तो चेंजेस समझो कि हमारा 400 फ्लैट्स है, तो दे कैन डू द चेंजेस और ओनली द कमिटी मेंबर कैन डू द चेंजेस? फेडरेशन के Bylaws. बायलॉस में चेंज करने के लिए आपके सोसाइटी के प्रतिनिधि होंगे फेडरेशन के मैनेजिंग कमेटी के टीम में. जब फेडरेशन जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाता है तो आपके सोसाइटी के यूजुअली 3 प्रतिनिधि हर सोसाइटी की तरफ से जाता है. जो 5 सोसाइटी है मानो, तो 5 सोसाइटी का 3 प्रतिनिधि के हिसाब से 15 मेंबर हो गए. तो वो 15 मेंबर जब फेडरेशन के जनरल बॉडी मीटिंग में जाता है तो दीज आर द जनरल बॉडी मेंबर्स ओवर देयर. अगर वो ये पास करते हैं कि ये कानून चेंज करना है तो बायलॉज को अमेंड कर सकते हैं. फेडरेशन के बायलॉज को भी बगैर जनरल बॉडी के अप्रूवल के आप बायलॉज अमेंड नहीं कर पाएंगे. ओके, तो टोटल जो हमारा 400 फ्लैट्स है, तो दे डोंट हैव एनी पावर टू चेंज द? नो सर, ओनली द फेडरेशन जनरल बॉडी जो आपके प्रतिनिधि होंगे, लेकिन आपके प्रतिनिधि हो. और उसमें भी कोई एजीएम में 400 जन एजीएम में एक साल में एक बार जा सकते हैं? इज इट नॉट नो सर, नेसेसरी? you are not the general the flat owners of the society. मानो आपके 400 मेंबर हैं, they are not members of the federation, they are members of the society. और सोसाइटी जो फेडरेशन के मेंबर्स होते हैं वो सोसाइटी होती है, इंडिविजुअल मेंबर्स नहीं हो सकते. ओके ओके. फेडरेशन के इंडिविजुअल मेंबर्स, इंडिविजुअल आदमी मेंबर्स नहीं हो सकते, वो खाली सोसाइटी हो सकती है. और सोसाइटी के प्रतिनिधि वहां पे जाके जनरल बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं.
Thank you, sir. One more last question. Sir, I have a question on the federation aspect. Yeah, we will take up this last question. Fatima, your turn, and then we will conclude it. Yes, sir. Yes, Sir, ma'am. Please go ahead. in reference to this federation aspect, can society form a federation without taking the existing members into confidence? Like suppose there is a societies, different plots have different societies. So can the existing society join make a federation without informing its members and taking them into confidence? नहीं मेंबर नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। मानो एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ 2 मिनट में। मानो आपका 100 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और 10-10 स्क्वायर फीट में एक सोसाइटी बनी हुई है। बराबर। ठीक है, कॉमन पैसेजेस होंगे, छोटे मोटे और कॉमन चीजें होंगी वगैरह वगैरह, जिसका हर सोसाइटी बोलता है कि मैं ऐसा करूंगा, दूसरा सोसाइटी बोलता है नहीं मैं वैसा करूंगा वगैरह वगैरह। तो थोड़ा वो चेंजेस हर किसी के मन में आता रहता है। बोले नहीं 10 सोसाइटी है, एक ही कॉमन प्लॉट है, लेआउट प्लॉट है, हम पार्किंग यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे स्ट्रीट लाइट करेंगे। तो ये सब जो कॉमन खर्चा है वो करने के लिए बोलते हैं कि चलो ठीक है, हमारे ऊपर एक हमारा ग्रैंडफादर बनाते हैं। ग्रैंडफादर का नाम है फेडरेशन। अब फेडरेशन बनाया तो 10 के 10 सोसाइटी ये सोचते हैं कि हम फेडरेशन बनाते हैं। ठीक है, तो फेडरेशन बनाने के पहले वो 10 सोसाइटी अपने अपने जनरल बॉडी में ये पास करेंगे कि हम फेडरेशन के मेंबर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, हम फेडरेशन का चार्जेस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए वगैरह वगैरह। काफी कुछ पॉइंट्स आएंगे। जब जनरल बॉडी की मेंबर बोलती है कि ठीक है हम इस फेडरेशन में, हम हमारी सोसाइटी को भी ज्वाइन करो, उनका जो चार्जेस होगा वो हम देंगे, हम बाइंड होंगे उस चीज के लिए। तो हर सोसाइटी 10 के 10 सोसाइटी फेडरेशन में ज्वाइन कर लेते हैं। उसमें से एक सोसाइटी ये बोलता है 9-10 में से कि भाई मेरे को फेडरेशन की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैंने बताया कि हर चीज का मेंबरशिप वॉलेंटरी है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको कंपल्सरीली फेडरेशन ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, हर जगह होता है भाई मेरे को आपका चेहरा पसंद नहीं है, आपकी बातें पसंद नहीं है, आप अकड़ू हो, आप घमंडी हो, फला ठिकाना हो, मेरे को आपका मेंबरशिप नहीं चाहिए। कानून बोलता है तो उसका एडवांटेज लो। ये लूपहोल नहीं है, कानून में प्रोविजन इसके लिए दिया हुआ है, इसीलिए दिया हुआ है कि भाई कोई मेंबर को दूसरा पर्सनैलिटी पसंद नहीं है, होते हैं ना लोग, तो बोलता है कि नहीं भाई हमको आपके ग्रुप में नहीं रहने का है, हमको निकल जाने का है। तो कानून में प्रोविजन है, हर चीज में प्रोविजन है ऐसा। एसोसिएशन एक्ट में भी प्रोविजन है, एमसीएस एक्ट में भी प्रोविजन है, इंडियन सोसाइटीज एक्ट में भी प्रोविजन है। तो सही, तो यूज करेंगे ना उसको। ओके, shall we conclude, ma'am? Yes, sir. It was a wonderful seminar and webinar today, sir. Wonderful experience. Okay, can you give some concluding words to our friends? Sure, sir, I'll do that. Well, friends, in short, I would just like to say that this knowledge sharing session and webinar organized by Hemant sir is a great footstep in creating awareness among everybody, so that everybody are aware of their rights and are not bullied by managing committee members. And managing committee members also who are present do not take advantage of their positions and power and misuse the authority and trust that the members have placed in them. So this is a great step taken by Hemant sir, so that we all, in spite of I being an advocate, I have immense respect for sir, because I get to learn so much from him in all these sessions. So it not only enhances the knowledge, but opens various other windows and makes us more, open to search for sections and read more and gain more knowledge out of it. I'm thankful to you, sir, for, taking so much efforts and sharing all these things on this platform. It's a real advantage to everybody. I'm more thankful to you, madam, that you come on our webinars and share your knowledge. I've been inviting people, friends and other category friends also and members also, to volunteer to speak, so that people get confidence, people get motivated by you, by your speaking. आप और कई जन आएंगे बोलेंगे तो लोगों को भी लगेगा ना कि अगर
ये साधारण इंसान बोल सकता है, अपना तजुर्बा दे सकता है, तो मैं भी दूंगा, मैं भी दे सकता हूँ। तो हिम्मत बढ़ती है लोगों की। आपके बोलने से, आप लॉयर हो तो आपके बोलने से लोगों की इतनी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। अगर मिस्टर पाजारे आके बोलते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये किया, वो किया, ही इज एन ऑर्डिनरी मेंबर, ठीक है। करेक्ट सर। लेकिन उनके अचीवमेंट से, जैसे लास्ट टाइम उन्होंने एसजीएम के बारे में किया, आई अप्रिशिएटेड इट। देयर वर सो मेनी अप्रिसिएशंस कमिंग इन फेवर ऑफ मिस्टर पजारे। तो इस तरह जब वो अगर बोल सकते हैं तो बाकी को बोलने में क्या तकलीफ है। और वो बोलेंगे तो वो खुद की भी उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता है और दूसरे का भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। दैट इज व्हाट इज दिस वेबिनार अबाउट। वी आर नॉट हियर टू आर्ग्यू और टू डिबेट, वी आर हियर Yes. टू शेयर नॉलेजेस, वी आर हियर टू शेयर आवर एक्सपीरियंसेस। आप एडवोकेट हो, आप अपना नॉलेज शेयर करते हो। मिस्टर पाजारे इज नॉट एन एडवोकेट, सो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। So I will again once इसी से again ही तो invite all लॉज our, बनते हैं। yes. So this is how we can counter those nefarious people outside in the world. अगर हम खुद भी अवेयर होते रहते हैं और हम दूसरों को भी अवेयर कर सकते हैं तो why not? Anyway, I will once again invite people to, अगर किसी को इंटरेस्ट है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए तो सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज on my number 9820174108 and I will join it in the CHS Help for a WhatsApp group. Now to conclude, with the permission of the participant friends, we will conclude today's webinar. Thank you all for attending this knowledge sharing webinar. Wishing all friends a healthy Thank and you, sir. peaceful life forward. Thank you everybody You too. and Wish bye-bye. you the same, sir. Take care.